आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है सहलग्नता। चूँकि हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में सहलग्नता और जीन विनिमय स्पेशल रूप से मेंशन किया गया है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो क्लास में हम समझेंगे सहलग्नता का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है और साथ साथ में सहलग्नता के प्रकार अर्थात अपूर्ण सहलग्नता, पूर्ण सहलग्नता को एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे और साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि सहलग्नता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और सहलग्नता का वास्तव में महत्व क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं हम सहलग्नता को इंग्लिश में कहते हैं लिंकेज। और लिंकेज समझने से पहले आप एक छोटा सा उदाहरण समझें। जब भी आपका विद्यालय खुलता था तो आप जाकर के एक निश्चित चेयर पर ही बैठते थे और आपके साथ में आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता था वो यहाँ पे बैठता था और आप उसके बगल में बैठते थे। आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपके बेस्ट फ्रेंड को कभी भी प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए रूम से बाहर निकलता है, लेकिन साथ साथ में आपको प्यास नहीं भी लगी होती है फिर भी आप उस बेस्ट फ्रेंड के साथ में बाहर निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में एक लिंकेज है, ये सहलग्नता है, अर्थात आप एक दूसरे के करीब हो और एक दूसरे के साथ जाना पसंद करते हो। और सेम टू सेम इसमें भी यही कंडीशन होती है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इससे पहले एक सिद्धांत दिया गया था और वो सिद्धांत था वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। किसने दिया था? 1902 ईस्वी में। किसने दिया था? उन दोनों साइंटिस्ट का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो ज़रूर लिखें, हमें बहुत खुशी होगी जब आप करेक्ट जवाब हमको देते हैं। तो 1902 ईस्वी में बोवेरी और सटन नामक दो वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से एक निष्कर्ष निकालते हुए वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। और सिद्धांत में क्या कहा गया था? उन्होंने कहा था कि गुणसूत्र ही आनुवंशिकता के वाहक होते हैं और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है अर्थात जब युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मक जनन आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है और वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है और उस समय मातृक अर्थात माता तथा पैतृक गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से युग्मकों में गमन करते हैं। कहने का मतलब जो माता के गुणसूत्र होंगे और जो पिता के गुणसूत्र होंगे वो स्वतंत्र रूप से युग्मों में चले जाते हैं, क्योंकि इससे पहले मेंडल ने जो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम दिया था तो उसमें भी यही बात कही गई थी कि जो एक कारक होगा वो दूसरे कारक को प्रभावित नहीं करेगा और सभी का जो पृथक्करण होगा वो कैसा होगा? स्वतंत्र रूप से होगा। जी, तो क्या कहा गया? मतलब इसमें कहा गया कि उस समय जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो मातृक और पितृक गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से क्या हो जाते हैं? युग्मकों में गमन कर जाते हैं। और इसमें क्या था? इसके लिए एक नियम था मेंडल का, और नियम था स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। लेकिन हम जान चुके थे लास्ट में कि जो ये नियम है वो सभी जगह लागू नहीं होता है और ये जो विशेष कंडीशन होती है जहाँ ये स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम लागू नहीं होता है उस विशेष कंडीशन में ही सहलग्नता आती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें गुणसूत्र पर स्थित ऐसे जीन जो पृथक नहीं होते अर्थात साथ ही जाना पसंद करते हैं तथा अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी एक साथ बने रहते हैं, इन्हें हम सहलग्न जीन या लिंक्ड जीन कहते हैं और इस प्रक्रिया को ही सहलग्नता कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब स्वतंत्र अभ्यूहन में तो कहा गया था कि ये पृथक पृथक हो जाएंगे और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन इस कंडीशन में वो पृथक नहीं होते हैं। अर्थात अगर हम ये क्रोमोसोम ले लेते हैं, ये है हमारा क्रोमोसोम और क्रोमोसोम में यदि यहाँ बना देते हैं ये है जीन, ये जीन कारक लगे हुए हैं और अगर जीन कारक के बीच की जब दूरी ज़्यादा होती है, ध्यान से समझिएगा, ये इस वाले पे है और ये इस वाले पे लगा हुआ है क्रोमेटिड पर। अब जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ये अलग हो गया और ये कारक अलग हो गया। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि यदि ऐसा हो जाए कि जैसे ये क्रोमोसोम है, बहुत ध्यान से समझेंगे, और इस पर ये लगे हुए हैं जीन, ये जीन इस पर लगा हुआ है, इतनी नज़दीक लगे हुए हैं अर्थात इनके बीच दूरी बहुत कम है। तो जब दूरी बहुत कम होती है तो ये सहलग्न जीन बन जाते हैं अर्थात एक दूसरे से अटैचमेंट को दर्शाते हैं। और जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। जो अलग होने की प्रक्रिया है उसको जीन विनिमय कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं।
जिसको हम अगले भाग में बहुत अच्छे से क्रॉसिंग ओवर भी समझेंगे। तो आई थिंक संलग्नता आपको ज़रूर समझ आ गई होगी कि गुणसूत्र पर उपस्थित ऐसे जीन जो पृथक नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं तथा अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी एक साथ बने रहते हैं, इन्हें सहलग्न जीन कहते हैं और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो कि जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित हों, जब दो या दो से अधिक जीन एक ही किस पे, एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास पास स्थिर हों, बहुत पास पास स्थित हों, तो क्या हो जाता है, ये जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी ये जीन एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं तथा एक साथ बने रहते हैं। यह सहवंशागति को प्रदर्शित करते हैं। सहवंशागति का अर्थ होता है साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो इन जीनों को हम क्या कह लेते हैं, सहलग्न जीन, तथा इस गुण को सहलग्नता कहते हैं। और सहलग्नता को इंग्लिश में कहा जाता है लिंकेज। क्या कहा जाता है, लिंकेज। और लिंकेज शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, सटन और बोवेरी ने 1903 में, 1903 में ही लिंकेज शब्द का प्रयोग किया था। 1902 में इन्होंने वंशागति का गुणसूत्रवाद दिया था और इसके बाद 1903 में सहलग्नता के बारे में इन्होंने बताया था। अगर आपको अभी नहीं समझ आता है, क्योंकि अगर आपका यहाँ थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आगे आपकी जो समस्या है वो उत्पन्न दोबारा नहीं होगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि जब दो या दो से अधिक जीन जो होते हैं वो एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास पास हों, एक ही गुणसूत्र पर कैसे हों, बहुत पास पास लगे हों, ऐसे ऐसे बहुत पास पास लगे हों, दूरी कम हो। तो जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी ये जीन एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं तथा एक साथ ये बने रहते हैं। और क्या दर्शाते हैं, सहवंशागति को दर्शाते हैं। इन जीनों को कहा जाता है सहलग्न जीन तथा इस गुण को ही कहा जाता है सहलग्नता। और हमने आपको ये भी बताया कि जो लिंकेज शब्द है वो किसने दिया था, सटन और बोवेरी जी ने दिया था। कब, 1903 में दिया था। तो ये परिभाषा आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि सारा कन्फ्यूजन इसी में रहता है। अगर आप और आपका मित्र अलग होना पसंद नहीं करते हो, एक क्लास में आप पढ़ रहे हो, टीचर ने एक को दूसरे क्लास में भेजा तो उसका जो साथ का बंदा है वो भी दूसरे क्लास में चला जा रहा है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं और लिंकेज को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो गुणसूत्र पर स्थित ऐसे जीन जो पृथक नहीं होते हैं तथा एग्जाम में आपको इतना ही लिखना, मैंने तो बहुत डिटेल से आपको समझाया, लेकिन एग्जाम में जो लिखना है वही मैंने यहाँ पे PDF नोट्स में लिखा हुआ है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी एक साथ बने रहते हैं, इन्हें सहलग्न जीन कहते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, थॉमस हंट मॉर्गन, इनका नाम मॉर्गन आप कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जरूरी नहीं कि थॉमस हंट लिखो, लेकिन मैंने आपका कंप्लीट नाम आपको लिख के दिखाया है कि आपको कंप्लीट नाम भी पता रहे, लेकिन आप मॉर्गन नाम ही याद रखेंगे। ने सन 1910 से 11 ईस्वी के दौरान फल मक्खी जिसका नाम है ड्रासोफिला मिलेनोजेस्टर या मिलेनोगेस्टर, दोनों नाम से बोल सकते हैं, पर अपने प्रयोगों द्वारा सहलग्नता के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया। मॉर्गन से पहले सहलग्नता की जो सिद्धांत आई थी वो दिया था सटन ने। किसने दिया था, सटन ने दिया था। सबसे पहले जो संकल्पना आई किसके लिए, सहलग्नता के लिए, वो दिया था सटन ने। चूँकि 1903 में इन्होंने ही तो लिंकेज शब्द खोजा था और लिंकेज शब्द का प्रयोग किया, साथ साथ में उसी समय इन्होंने इसका एक सिद्धांत और संकल्पना भी प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार इन्होंने कहा था जो जीन के समूहों की संख्या जो होती है वो गुणसूत्रों की संख्या के समान ही होती है। इन्होंने कहा जीन समूह के रूप में होते हैं और उनकी जो समूहों की जो संख्या होती है वो गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है और ये एक ट्रांसफ़र होते रहते हैं। हालांकि ये जो संकल्पना थी वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई और लगभग 5-6 सालों बाद मॉर्गन जी ने 1910 ईस्वी में क्या किया, फल मक्खी पर प्रयोग किया और उसके बाद सिद्धांत दे दिया। और जो सिद्धांत दिया इन्होंने उसको कहते हैं सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। क्या कहते हैं, सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अगर एग्जाम में सिर्फ इतना पूछेगा
तो यहीं से आपको लिखना होता है। और ये जो सिद्धांत इसमें मार्गन ने खोज किया कि युग्मन अर्थात जब जुड़ रहे हो, कपलिंग हो रहा हो, जिसमें जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, तथा प्रतिकर्षण अर्थात रिपल्सन जब बाहर हट रहे हों, जिसमें जीन जो होते हैं वो विभिन्न गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। एक ही घटना के दो रूप हैं जिसे लिंकेज कहते हैं। अर्थात जो कपलिंग होती है जिसमें जीन जो होते हैं एक साथ पाए जा रहे हैं या जीन जो अलग अलग पाए जा रहे हैं वो किसके रूप हैं? लिंकेज के ही रूप हैं। और साथ साथ में इसका जो दूसरा सिद्धांत, मतलब जो बातें हैं जिस पर ये सिद्धांत आधारित है या जिसको तथ्य बोल सकते हो, दूसरा तथ्य है जीन गुणसूत्रों पर लीनियर फैशन में लगे होते हैं, लीनियर फैशन में पंक्तिबद्ध होते हैं। अर्थात अगर ये गुणसूत्र है तो जीन ऐसे ऐसे लगे होंगे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट इन्होंने जो पॉइंट लिखा या बताया वो था कि संलग्न जीन के बीच की दूरी या निर्धारित दूरी से यह निर्धारित होता है कि संलग्नता कितनी है। अर्थात इसका अर्थ यही हुआ पास पास स्थित जीन में अधिक दृढ़ संलग्नता पाई जाती है। हमने इसको आपको पहले ही बताया है कि अगर जो गुणसूत्र में जीन दूर दूर होते हैं, यहाँ यहाँ होते हैं, तो इनमें संलग्नता कमज़ोर पाई जाएगी, जबकि जो जीन बहुत पास होंगे जिनके बीच की दूरी क्या होगी? जिनके बीच की दूरी कम होगी उनमें संलग्नता अधिक होगी। आप भी इस बात को अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जो लोग आपके ज़्यादा पास होते हैं वही आपके लिए खास होते हैं। जो बहुत दूर है, चाहे जितना क्लोज फ्रेंड है, लेकिन अगर वर्षों के लिए वो दूर चला गया है तो वो क्लोज फ्रेंड नहीं रह जाएगा। क्लोज फ्रेंड वही है जो बहुत ज़्यादा क्लोज हो। क्लोज का मतलब दूरियाँ बीच में कम हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन्स एक संलग्न समूह बनाते हैं। अर्थात जो भी जीन्स होते हैं वो एक समूह के रूप में, जैसे ये 2-3 पास हैं तो ये एक समूह बना लिया, ऐसे यहाँ स्थित हैं तो ये एक समूह बना लेते हैं। अर्थात जो जीन्स होते हैं वो किसका निर्माण कर लेते हैं? समूह का निर्माण कर लेते हैं, संलग्न समूह का निर्माण कर लेते हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार आप ज़रूर देखिएगा, जिससे संलग्नता का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको समझ ज़रूर आ जाए। अब बात करते हैं ये जो थ्योरी दी गई थी सिद्धांत, उसका निष्कर्ष क्या है। तो इन छोटे पॉइंट्स में आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। अगर आपको वो पॉइंट्स लर्न नहीं होते हैं या समझ नहीं आते हैं तो आप सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को भी एग्जाम में लिख सकते हैं। इसका जो निष्कर्ष है वो संलग्नता दिखाने वाले जीन्स एक ही गुणसूत्र के जोड़े पर उपस्थित होते हैं। ये बात भी हमने बताया था पहले ही। संलग्न जो जीन होते हैं उनकी बीच की दूरी से स्पष्ट हो जाता है कि वे कितने संलग्न हैं। अर्थात जो पास पास होंगे वो अधिक संलग्न होंगे, जो दूर दूर होंगे वो कम संलग्न होंगी। जीन गुणसूत्र पर एक सीध या लीनियर फैशन में मिलते हैं। अब हमारी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है संलग्नता के प्रकार। क्या है? संलग्नता के प्रकार। और संलग्नता के प्रकार समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये होते हैं 2 प्रकार के। संलग्नता होती है 2 प्रकार की। सबसे पहली जो संलग्नता है वो है पूर्ण संलग्नता। क्या है? पूर्ण संलग्नता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। अर्थात ये कंप्लीट जो लिंकेज होगा इसमें जो जीन होंगे वो अलग अलग पृथक नहीं हो पाएंगे और साथ में ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। और ध्यान रखिएगा जब अलग अलग नहीं हो पाएंगे तो जो संतानें आगे उत्पन्न होंगी वो किस लक्षण की होंगी? पैतृक लक्षण की होंगी। और ध्यान रखिएगा अगर कंप्लीट लिंकेज सभी में पाया जाता तो हम सब भी अपने जो भी पेरेंट्स हैं उनके जैसे ही होते और हमारे पेरेंट्स भी अपने पेरेंट के जैसे ही होते, तो जो विकास है विकास रुक जाता या जातियों में जो उन्नति हो रही है वो रुक जाती। एज आप समझ लीजिए जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था जिसमें क्या होता है? हूबहू क्लोन्स का निर्माण होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंप्लीट लिंकेज बहुत अधिक नहीं पाया जाता है और क्रॉसिंग ओवर ज़रूर हो जाता है, जिसके कारण विविधताएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ये विविधता ही है कि जो हम आप होते हैं वो अपने बाबा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी से थोड़ा सा भिन्न होते हैं और आगे आने वाली हमारी पीढ़ी भी हमसे कुछ न कुछ भिन्न होती है। तो पूर्ण संलग्नता समझ लेते हैं कि जब एक गुणसूत्र पर स्थित संलग्न जीन, अर्थात जो जीन आपस में एक दूसरे के पास पास में हैं, अर्धसूत्री विभाजन के समय अलग नहीं होते हैं तथा इससे अगली पीढ़ी में पैतृक प्रकार के ही लक्षण मिलते हैं। अर्थात जो संतानें होती हैं
वो किसके जैसे होती हैं? अपने जनक जैसे ही होती हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। प्रायः जीवों में पूर्ण सहलग्नता देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, और ये बहुत सही क्रिया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीवों में विकास तभी होगा जब उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहेंगी। अब इसका जो उदाहरण लिया गया मॉर्गन जी द्वारा वो है ड्रासोफिला का उदाहरण, और ड्रासोफिला जो है वो पूर्ण सहलग्नता को प्रदर्शित करता है। बहुत अच्छे से कोशिश करिएगा इस एग्जाम्पल को समझने का। हमने कहा कि प्रायः सभी जीवों में या जीवों में पूर्ण सहलग्नता देखने को नहीं मिलती, और ये बात अच्छी है कि पूर्ण सहलग्नता देखने को नहीं मिलती, वरना हम लोग हूबहू अपने जनकों जैसे ही होते, और आने वाली पीढ़ी मतलब उन्नति की ओर ना जा कर के धीरे 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 क्या होने लगती? अवनति की ओर चलने लगती, अर्थात उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो कम होने लगती। ऐसे जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो जो अच्छे जीन्स होते हैं इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जिस कारण जो हमारे अंदर जीन्स आते हैं वो सिलेक्टिव जीन्स होते हैं, और काफ़ी ऑप्शन होता है कि अच्छे अच्छे जीन्स हमारे अंदर आ सकें, और ऐसे होता कि सारे के सारे जीन आ जाते हैं जो कि अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो पूर्ण सहलग्नता का जो उदाहरण है, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम्पल सहित पूछा जाएगा, तो एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से तैयार करना है। क्या करते हैं? जब धूसर रंग के शरीर व अवशेषी पंख वाली, अवशेषी पंख का क्या अर्थ आपने समझा कि पंख बहुत छोटे और दुर्बल होंगे, अवशेषी पंख है ना वाली जंगली ड्रासोफिला, इसका प्रतीक क्या लिया? कैपिटल बी स्मॉल वी, कैपिटल बी स्मॉल वी, गुड, का संकरण काले रंग के शरीर व लंबे पंखों वाली, जिसका प्रतीक हमने लिया स्मॉल बी कैपिटल वी, स्मॉल बी कैपिटल वी, ड्रासोफिला के साथ कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी के सभी जो जंतु होते हैं वो धूसर रंग तथा लंबे पंख युक्त पूर्ण विकसित होते हैं। तो इससे हमको क्या समझ आया? इससे हमें समझ आया कि जो धूसर रंग और लंबे पंख हैं, धूसर रंग और लंबे पंख हैं वो प्रभावी है। कैसा है? प्रभावी है। जबकि जो अवशेषी पंख है और काला रंग है वो कैसा है? अप्रभावी है, अप्रभावी। इन्हें संकेतों द्वारा भी आप ऐसे समझ सकते। देखिए कैपिटल बी लिखा हुआ है, अर्थात ये कैपिटल बी धूसर रंग को प्रदर्शित करता है, और धूसर रंग कैसा होगा? प्रभावी होगा। और यहाँ कैपिटल वी है जो कि किसको प्रदर्शित करेगा? लंबे पंखों को प्रदर्शित करेगा, और वो भी कैसा है? प्रभावी है। तो जो पहली पीढ़ी की संतान है वो कैसी बन रही है? वो बन रही है पहली पीढ़ी के सभी जंतुओं का शरीर धूसर रंग तथा लंबे पंखयुक्त पूर्ण विकसित था। परंतु जब F1 पीढ़ी के नर संकर, संकर मतलब हाइब्रिड होता है, जब दो शुद्ध जनकों को, अलग अलग गुण वाले शुद्ध जनकों को हम क्या करते हैं? एक दूसरे के जो वेरिएंट्स होते हैं, एलिल्स होते हैं, उनको लाकर संकरित कराते हैं, तो जो पहली पीढ़ी में संकर प्राप्त होता है, अर्थात ये कैसे होते हैं? विषम जात होते हैं। क्लियर हो गई बात? या जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब क्या है? संकर है। कैपिटल आर स्मॉल आर इनको संकर बोलेंगे, जबकि कैपिटल आर होगा तो इसको शुद्ध बोलते हैं। क्लियर? ये बात आपको ज़रूर समझ आनी चाहिए। तो संकर को क्या करते हैं? नर संकर को काले रंग के शरीर तथा काले रंग का शरीर, अर्थात ये भी अप्रभावी होगा, और अवशेषी पंख ये भी कैसे थे? अप्रभावी। यानी ये कैसा क्रॉस हो जाएगा? इसमें लेकर के आ रहे टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, और इसमें क्या किया गया है? जो नर संकर था उसके साथ किसकी अपक्रिया कराई जा रही? काले रंग के शरीर तथा अवशेषी पंख वाली मादा ड्रासोफिला के साथ संकरण कराया गया। तो F2 पीढ़ी में केवल 2 प्रकार के जंतु बराबर संख्या में बनते हैं। इस संकरण में केवल पैतृक संयोगी बनते हैं और जीन्स अलग नहीं होते, क्योंकि जब F2 पीढ़ी उसमें सारी जो संतानें हैं वो कैसी हैं? पैतृक संयोग वाली हैं, अर्थात कोई भी नया संयोग नहीं हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण सहलग्नता है, क्योंकि हमने पूर्ण सहलग्नता की परिभाषा यही सोची थी या यही जानी है कि जो पैतृक लक्षण होंगे वही हूबहू लक्षण किसमें होंगे? संतति में होंगे, और वही कंडीशन हो जाती। चलिए इसको
समझ लेते हैं। सबसे पहले धूसर शरीर व अवशेषी पंख, धूसर शरीर व अवशेषी पंख वाली जंगली ड्रासोफिला का किसके साथ कराया जा रहा है संकरण? काले शरीर व लंबे पंख वाले, काले शरीर व लंबे पंख यानी स्मॉल बी और कैपिटल वी का संकरण कराया जाता है। तो सबसे पहले इनके युग्मक बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल वी। इनका जब संकरण कराया जाता है तो जो पहली पीढ़ी के संतानें होती हैं, F1 पीढ़ी की संतान कैसी होती हैं? तो F1 पीढ़ी की जो सभी संतानें होती हैं उनका शरीर कैसा होता है? धूसर होता है और पंख कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। तो उनका शरीर कैसा है? धूसर शरीर व लंबे पंख, धूसर शरीर व लंबे पंख। अब इन धूसर शरीर और लंबे पंख का ये क्या बना है? संकर बन गया है। ये क्या है? संकर है। अब इसका जो हम संकरण करा रहे हैं वो एक कैसा अप्रभावी लक्षण के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? अप्रभावी लक्षण के साथ करा रहे हैं। तो जो F1 पीढ़ी में सभी संतानें धूसर शरीर और लंबे पंख वाली बनी, अब ये जो संतान है F1 पीढ़ी की उसका हमने संकरण करा लिया किसके साथ? अप्रभावी लक्षणों के साथ। काला शरीर अप्रभावी है और अवशेषी जो पंख हैं वो भी अप्रभावी हैं। जब इनके साथ संकरण कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो F2 जनरेशन होती है उसमें बराबर अनुपात में यानी बराबर संख्या में दो प्रकार के प्राणी बनते हैं। एक प्राणी जो है धूसर शरीर अवशेषी पंख और दूसरा है काला शरीर लंबे पंख। धूसर शरीर अवशेषी पंख, काला शरीर लंबे पंख। जरा देख लेते हैं, यहाँ भी देखिए धूसर शरीर अवशेषी पंख, काला शरीर लंबे पंख। अर्थात जो जनक में कैरेक्टर्स थे वही कैरेक्टर्स किसमें हैं? संतति में है। इसलिए यह क्या हो गया? कंप्लीट लिंकेज हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट लिंकेज हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो जनक के गुण थे वही गुण ट्रांसफ़र हुए हैं किसमें? संतति में ट्रांसफ़र हो गए। तो कंप्लीट लिंकेज आपको समझ आ चुका है? कमेंट में लिखिए कि कंप्लीट लिंकेज समझ आ चुका है, 100% क्लियर है सर। लिखिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें क्योंकि आपकी बातें उसी के ज़रिए हम तक पहुंचती हैं और हमें पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का क्या रिस्पांस है। नेक्स्ट जो है हमारा दूसरा प्रकार वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है अपूर्ण सहलग्नता अर्थात इनकम्प्लीट लिंक। तो इसमें होता है कि जब समजात गुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो जाती है, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर क्रिया को रोक रहा था, क्रॉसिंग ओवर नहीं होने दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें जीन जो थे वो बहुत पास थे, वो एक दूसरे से दूर हो ही नहीं रहे थे। तो क्रॉसिंग ओवर तो संभव हो नहीं पा रहा था। और विदाउट क्रॉसिंग ओवर आप समझते ही हैं कि मतलब क्रॉसिंग ओवर होना एकदम तय होता है जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसीलिए विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो तथा इससे अगली पीढ़ी की जो संतानों में पैतृक प्रकार तथा पुनर्संयोजित प्रकार अर्थात रिकॉम्बिनेंट टाइप अर्थात नया संयोग भी बन जाता है। समझिएगा कि पैतृक संयोग तो पाया ही जाएगा, पैतृक वाले लक्षण पाए जाएंगे और कुछ लक्षण ऐसे भी आ जाएंगे जो पैतृक में नहीं थे। क्लियर? तो लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इस क्रिया को अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। इसमें सहलग्न जीन एक दूसरे से पृथक होने की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात थोड़े क्या हो जाते हैं, ये दूर होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं। क्योंकि दूर हो जाएगा तो सहलग्नता तो बिल्कुल दिखेगी नहीं, अर्थात थोड़ी दूर होते हैं और संभावना होती है कि जीन क्या हो सकते हैं, थोड़ा अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? जो इसका प्रमुख कारण होता है अपूर्ण सहलग्नता का वो होता है जीन के मध्य की दूरी व अर्धसूत्री विभाजन के समय होने वाला जीन विनिमय। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर ज़रूर होता है और इसी कारण ये अपूर्ण सहलग्नता होती है। इसका उदाहरण है जो आपके सिलेबस में इम्पॉर्टेंट करके मेंशन है, मक्का में अपूर्ण सहलग्नता। किसमें? मक्का में अपूर्ण सहलग्नता। अब इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अपूर्ण सहलग्नता का मक्के में जो अपूर्ण सहलग्नता है उसको ऐसा समझाया गया है
तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये समझ आपको ज़रूर आएगा। थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, लेकिन अगर समझोगे तो समझना मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। इसके लिए क्या किया गया, मक्का में जब रंगीन तथा संकुचित, रंगीन का मतलब ये कलर्ड है और संकुचित का मतलब थोड़ा सा पिचका हुआ है, थोड़ा सा पिचका हुआ मतलब बहुत करीब करीब है, ठीक है। श्रंकेन बोलते हैं किसको, संकुचित को। बीज वाले मक्के के पौधे, बीज कैसा है, रंगीन है, संकुचित है, बीज वाले पौधों एवं रंगहीन कलरलेस और पूरी तरह भरे हुए, पूरी तरह भरा हुआ है, वो जो सीड है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, अर्थात एकदम ऐसे ही मक्का के सीड होता है और ये पूरी तरीके से क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। और कलरलेस है, अर्थात ये कलर्ड नहीं है। पौधों में क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में केवल रंगीन तथा भरे हुए बीज वाले पौधे बनते हैं, अर्थात हम समझ गए कि जो रंगीन है और भरे हुए बीज हैं, ये भरे हुए बीज, ये कैरेक्टर्स कैसे हैं, ये प्रभावी लक्षण हैं। कैसे हैं, ये प्रभावी लक्षण हैं और पहली पीढ़ी में यही आएंगे। अब आप समझिएगा, जो पहली पीढ़ी का संकर बनेगा उसको हमको किससे क्रिया कराना है, किससे संकरण कराना है, अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण कौन कौन से हैं यही समझ लो, तब आगे देखना है। तो अप्रभावी लक्षण है संकुचित होना चाहिए बीज, और कैसा होना चाहिए, रंगहीन। अर्थात इसमें हम यही करने वाले हैं आगे चल करके कि सबसे पहले रंगीन तथा संकुचित गुण वाले, और साथ साथ में इधर हमने लिया रंगहीन और भरा हुआ बीज का जब संकरण कराएंगे तो हमारा जो बनेगा पहली पीढ़ी में संतान, उसके जो बीज होंगे वो कैसे होंगे, रंगीन होंगे और पूरी तरह भरे होंगे। अब इनका हम कराएंगे, चूँकि ये प्रभावी लक्षण है, F1 पीढ़ी का क्या है, संकर है, तो इनका हम कराएंगे अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण कौन कौन सा है, रंगहीन तथा संकुचित। रंगहीन और संकुचित के साथ कराएंगे तो इनमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो कैसे भी F1 पीढ़ी में केवल रंगीन तथा भरे हुए बीज वाले पौधे बनते हैं। इस पीढ़ी के मादा संकर पौधा, जो F1 पीढ़ी का मादा संकर पौधा है, पौधे को जब रंगहीन हमने कहा था तथा संकुचित बीज वाले पौधों के पराग कणों से निषेचित किया जाता है तो 4 प्रकार के बीजों वाले पौधे बनते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं देख लीजिए। सबसे पहला है रंगीन तथा भरे हुए, जबकि हमने कहीं भी संकरण कराते समय रंगीन और भरा हुआ लिया ही नहीं था। देखिए हमने क्या लिया था, रंगीन संकुचित लिया था और रंगहीन भरा हुआ, रंगहीन भरा हुआ, जबकि वहाँ क्या आया है, रंगीन भरा हुआ, अर्थात ये नया संयोग आया है, ये पहले नहीं था। हमारे पास एक और वैरायटी मिल गई, मक्के की सीड की एक और वैरायटी हमको मिल गई। क्लियर, तो ऐसे समझना है आपको। दूसरा है रंगीन तथा संकुचित। अब चूंकि रंगीन तथा संकुचित तो हमने लिया ही था, तो ये पैतृक संयोग है। रंगहीन और संकुचित ये तो हमने लिया ही नहीं था। देखिए रंगहीन के साथ हमने क्या लिया था, रंगहीन के साथ हमने लिया था पूरी तरह भरे हुए, जबकि वहाँ बना है रंगहीन और संकुचित। रंगहीन और संकुचित ये दोनों अप्रभावी एक साथ हो गए, तो ये क्या हो गया, नए संयोग हो गए। ऐसे ही रंगहीन तथा भरे हुए, और रंगहीन जो है भरे हुए हमने दूसरे प्लांट के रूप में लिया था, तो ये पैतृक संयोग है। इस तरह हमने देखा कि 2 नए संयोग बन रहे हैं, 2 नए संयोग बन रहे हैं, जबकि 2 पैतृक संयोग बन रहे हैं, अर्थात लिंकेज है। ध्यान से समझिएगा, लिंकेज है, क्योंकि 2 में हूबहू अपने जनक जैसे लक्षण पाए जा रहे हैं, लिंकेज है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर भी साथ साथ में हो रहा है, जिससे नए संयोग भी बन जाते हैं। चलिए इसको उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं, और इसमें हमने लिया है, ये है रंगीन संकुचित, रंगीन संकुचित। और इस फिगर को बहुत होशियारी से आपको बनाना है। रंगीन का जो बॉक्स है, ध्यान से समझिएगा, उसको हमने कैपिटल C से है और उसको आपको फिल कर देना है कैपिटल C, और श्रिंकेन भाग को क्या करना है, श्रिंकेन का मतलब सिकुड़ा हुआ है, तो इस भाग को फिल
नहीं करना है, क्योंकि जो सिकुड़ा हुआ है वो तो पूरा फिल है नहीं। जब हम लोग इसको अगले सेंटर में लेते हैं, अगले पॉइंट्स में लेते हैं, तो कलरलेस है तो हम कलर वाले भाग में फिल कलर नहीं करते हैं, और चूँकि ये फुल है तो इस वाले भाग में हम उनको कलर को फिल कर देना है। ये ज़रूर यहीं से समझना, क्योंकि आगे चल के समस्या हो जाएगी। फिर से बता देते हैं कि इस तरह का जब भी चित्र बनाएंगे, प्रतीक बनाएंगे, तो जो कलर है, तो चूँकि ये कलर्ड है तो कलर वाले भाग में हमको फिल कर देना है। श्रंकन है अर्थात ये संकुचित है, तो इस वाले भाग में हमको फिल नहीं करना है। जबकि यहाँ देखिए ये कलरलेस है तो इस वाले भाग में हमको फिल नहीं करना है। जबकि ये फुल है या पूरी तरह भरा है तो इस वाले भाग को हमको फिल कर देना है। अब जब हम पहली पीढ़ी में क्या कराते हैं, पहली पीढ़ी में संकरण कराते हैं तो कैसे प्राप्त होते थे, प्रभावी लक्षण दोनों चले जाते हैं। कौन कौन से प्रभावी लक्षण थे, ये थे एक कलर्ड और इधर से भरे हुए बीज। तो पहली पीढ़ी में क्या बन जाते हैं, कलर्ड और फुल सीड का निर्माण हो जा रहा है, कलर्ड और पूरे भरे हुए बीज का निर्माण हो जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, पूरे भरे हुए बीजों का निर्माण हो जा रहा है। अब जब F1 पीढ़ी में कैसे पौधे हमको कैसे सीड्स वाले पौधे मिले, केवल रंगीन और भरे हुए बीज वाले ही पहली पीढ़ी में हमको मिल जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसकी जो संकरण हमको किससे कराना है, अगला वो भी अप्रभावी लक्षण वाले। तो क्या करते हैं कि इस पीढ़ी का जो मादा संकर है, F1 पीढ़ी का, ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी का जो मादा संकर है अर्थात ये हाइब्रिड जो बना हुआ है मादा संकर, इसका किससे संकरण कराते हैं हम लोग, इसका संकरण हम कराते हैं रंगहीन। तो रंग वाले बॉक्स को भी नहीं भरना है, अदरवाइज हमको इसको फिल करना पड़ता। और श्रंकन यानी इस भाग को अभी आपको फिल नहीं करना है, नर के पराग कणों से इसका निषेचन कराया जाता है। फिर से समझ लीजिए कि F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे बन रहे हैं वो रंगीन और पूरी तरह भरे हुए बीज वाले बन रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पीढ़ी की मादा का संकरण किससे कराते हैं, एक अप्रभावी नर से कराते हैं, जिसके अंदर क्या क्या है, रंगहीन कलरलेस और संकुचित बीज वाले नर से जब इसके पराग कणों को इससे निषेचित कराते हैं तो हम देखते हैं कि आगे चल करके बनने चाहिए दो ही प्रकार के, क्योंकि दो प्रकार के हमने तो लिया था, क्लियर। लेकिन आगे दो प्रकार के ना बन करके 4 प्रकार के संततियों का निर्माण होता है। तो इनके गैमीट्स को यहाँ हम दर्शा सकते हैं, और इसमें ये गैमीट कैसा होगा, ये होगा रंगहीन श्रंकन अर्थात संकुचित, रंगहीन संकुचित, ये हो जाएगा रंगीन भरा हुआ, ये हो जाएगा रंगहीन मतलब रंग नहीं है भरा हुआ, रंगहीन भरा हुआ, और ये हो गया कैसा, रंगीन श्रंकन या संकुचित। आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 प्रोसेस दिखाई गई है कि यहाँ पर इन 2 गैमेट्स के बीच में क्रॉस ओवर हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है, जबकि इधर 2 गैमेट्स जो हैं वो नॉन क्रॉस ओवर वाले हैं, और इनसे जब क्रॉसिंग ओवर में टेस्ट क्रॉस कराया जाता है तो कुछ इस प्रकार के संततियों का निर्माण होता है। और इस प्रकार के संततियों का जो निर्माण होता है, जिसमें आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो सबसे पहला बना हुआ है वो कैसा है, वो है कलर्ड श्रंकन। वो कैसा है, कलर्ड श्रंकन। कैसा है, कलर्ड श्रंकन मतलब रंगीन और संकुचित, रंगीन और संकुचित। दूसरा जो है वो दूसरा कैसा है, दूसरा देखिए, दूसरा कैसा है, कलरलेस और फुल अर्थात रंगहीन और भरा हुआ। तीसरा है रंगीन भरा हुआ, और जो चौथा है वो कैसा है, वो है कलरलेस श्रंकन। इस तरह हम देख सकते हैं कि इसमें हमको 4 प्रकार के क्या मिल गए, 4 प्रकार के मिल चुके हैं बीज वाले पौधे, जिसमें जो हमको मिला क्या क्या मिला, हमको मिला रंगीन भरे हुए। कहाँ पर है रंगीन भरे हुए, ये है रंगीन भरे हुए, कलर्ड फुल। ये क्या है, नया संयोग है, क्योंकि ऐसा कोई पौधा हमने लिया नहीं था। दूसरा होगा रंगीन तथा संकुचित, रंगीन तथा संकुचित, रंगीन तथा
संकुचित, ये ऐसा पौधा हमने लिया था तो ये हो जाएगा पैतृक संयोग। और तीसरा जो होगा रंगहीन और संकुचित, रंगहीन और संकुचित, ये क्या हो जाएगा नया संयोग, क्योंकि ऐसा हमने लिया नहीं था, केवल टेस्ट क्रॉस कराया था, पहली पीढ़ी में हमने लिया नहीं था। और जो चौथा है वो है रंगहीन तथा भरे हुए, रंगहीन तथा भरे हुए अर्थात कलरलेस और फुल। तो ये कैसा है, ये है पैतृक संयोग। इस प्रकार हमने देखा कि दो बन चुके हैं, कैसे दो बन चुके हैं पैतृक संयोग वाले, जबकि दो बन चुके हैं नए संयोग वाले। तो इसमें जो नए संयोग बन रहे हैं इसी से हमको पता चल जा रहा है कि ये क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट है। ये क्या है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट लिंकेज है, क्योंकि इसमें नए संयोग बन जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने लिंकेज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, साथ साथ में टाइप्स ऑफ लिंकेज जिसमें कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज ज़रूर समझ लिया होगा। चूँकि जो नोट्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही शब्द आपको ऐसे ही लिखने, तो आप चाहें तो वीडियो से भी नोट्स बना सकते हैं, आपको इसमें कुछ भी वर्ड्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। संलग्नता अगर आप आज समझ जाएंगे तो आगे चल के, चूँकि हम लोग अभी मानव में संलग्न जो रोग हैं इन सब के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर भी ये पॉइंट्स आएंगे, तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं कि संलग्नता को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो गुणसूत्र पर जीनों के मध्य की दूरी तो सबसे पहले तो प्रभावित करती है। तो सबसे पहले तो पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना होगा कि दूरी, जो जीन्स के मध्यों की दूरी है वो डिसाइड करती है कि कितनी दृढ़ता से संलग्नता होगी। इसके अतिरिक्त निम्न कारक भी इसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आयु, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है जीन विनिमय की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अतः संलग्न जीनों की तीव्रता बढ़ जाती है, क्रॉसिंग ओवर। अर्थात इसीलिए क्या कहते हैं, जो एकदम युवा पीढ़ी होती है उनमें क्रॉसिंग ओवर, या जो बहुत कम समझ लीजिए आप लोग मैच्योर्ड जो जीन होंगे उनमें क्रॉसिंग ओवर की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, ताप बढ़ने पर सूत्री विभाजन में कियाज्मा निर्माण की दर बढ़ जाती है, अतः संलग्नता की तीव्रता जो होती है वो कम हो जाती है। और नेक्स्ट है लोकेशन, स्थिति, गुणसूत्रों के किनारे पर स्थित जीन में विनिमय कम होता है, अतः ये जीन अधिक तीव्र संलग्नता प्रदर्शित करते हैं। किनारे वाले ये पोर्शन की बात की गई थी, ऐसे ऐसे, ये देखिए, ठीक है, बात समझ में आ गई।